हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल रोहिणी क्लासेस में। तो आज हम क्लास 10th की ज्योग्राफी का जो है नया चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं, चैप्टर 3, जिसका नाम है जल संसाधन। चैप्टर के नाम से ही आपको प्रदर्शित हो रहा हो कि हम जल संसाधन के बारे में बात करेंगे। तो जल संसाधन सबसे पहले बात करेंगे क्या होता क्या है, ठीक है। तो जल संसाधन जो है ना, जल के ऐसे स्रोत हैं जो मनुष्य के लिए उपयोगी होते हैं। सुना होगा आपने, जल ही जीवन है, ठीक है। बिना जल के जो है जीवन जो है संभव नहीं है। तो जल की उपस्थिति के कारण ही ना पृथ्वी पे जीवन संभव है। आप ये सोचिए कि जैसे कि 8 प्लैनेट हैं और 8 प्लैनेट में से मात्र एक अर्थ पे ही जीवन क्यों संभव है, जस्ट बिकॉज ऑफ वाटर, ठीक है। तो जल जो है ना एक अक्षय प्राकृतिक संसाधन है। ध्यान रखेंगे, एक अक्षय संसाधन वह संसाधन होता है जिसे बार बार इस्तेमाल किया जा सकता है, ठीक है। क्यों? क्योंकि ये जो है प्राकृतिक रूप से यानी कि नेचुरल रूप से प्रतिस्थापित किया जा सकता है। और आज हम पढ़ेंगे इसके बारे में डिटेल वे में स्टडी, ठीक है। तो चलिए बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, जैसा कि आप जानते हैं कि 3/4 धरातल जो है यानी कि 3/4 धरातल से जो है जल ढका हुआ है, परंतु इसमें प्रयोग में लाए गए जो योग्य अलवणीय जल यानी कि जो खारा नहीं है जल, वो बहुत कम है गाइस। मैं आपको अगर बता दूँ तो पीने के पानी का ना मात्र 1% हमें जो है उपलब्ध है, बाकी पानी जो है वो खारा पानी है, ठीक है। तो ये जो अलवणीय जल है ना, हमें सतही अपवाह और जो है भूमि जल यानी कि भौम जल स्रोत से प्राप्त होता है, जिनका लगातार जो है नवीकरण और पुनर्भरण जलीय चक्रण द्वारा होता है। अगर मैं आपको यहाँ पे बताने का प्रयास करूँ कि जल एक नवीकरण योग्य संसाधन है, तो देखिए जैसे कि प्रकृति में ना जल जो है एक जल चक्र द्वारा जो है हमेशा गतिमान रहता है। जल चक्र कैसे? देखिए, आप पौधों को पानी देते हो, ठीक है, पौधों को पानी देते हो, ठीक। सनराइज एक मैं रब करके बनाती हूँ, यहाँ जो है सन, यहाँ है पौधे, ठीक है, ये पौधे हैं। पौधे जो है वाष्पोत्सर्जन की प्रक्रिया द्वारा जो है यहाँ पे बादल बनता है, ठीक है, बादल बनता है। और बादल जो है जब बारिश करते हैं तो फिर जो है ये पानी का जो प्रोसेस है ना, जल चक्र जो है वो चलता रहता है। तो प्रकृति में जल जो है ना एक जल चक्र द्वारा हमेशा गतिमान रहता है, जो हमें उपलब्ध रहता है। अब हम एक उदाहरण के माध्यम से अगर जानने का प्रयास करें तो क्या है, जल का प्रयोग हम अपने घरों, उद्योगों, इन सब में करते हैं। फिर वह जल जो है ना नदी नाले द्वारा किसी नदी तक पहुंचता है और फिर जो है पृथ्वी में रिस रिस कर नीचे चला जाता है, ठीक है। तो नदियों में पहुंचने वाला जल जो है ना एंड में जो है समुद्र में जाके गिरता है। कहाँ जाके गिरता है? समुद्र में जाके गिरता है। तो वायुमंडल जो है समुद्र में से आर्द्रता ग्रहण करती है, जो बादल बनने में सहायक होते हैं, और बादलों के कारण वर्षा होती है, आप सभी को पता है। और इस प्रकार जल जो है पुनः पृथ्वी पर वापस आ जाता है और हमें उपलब्ध हो जाता है। ये होता है नवीकरण, ठीक है। अब देखिए, अब आपको ये जानकर आश्चर्य होगा ना कि जो है जब पृथ्वी का 3/4 भाग जल से घिरा है तो और जो है जल एक नवीकरण योग्य संसाधन है, तब भी विश्व में ऐसे अनेक देश हैं जहाँ पे जल की कमी बनी हुई है। ऐसा क्यों है, ठीक है। तो ऐसी भविष्यवाणी क्यों की जा रही है कि 2025 में 20 करोड़ लोग जो है जल की नितांत कमी झेलेंगे। अब आइए, अभी हमने जो क्वेश्चन किया ना उसका आंसर हम जानने का प्रयास करेंगे। बात करेंगे अब जल दुर्लभता और जल संरक्षण एवं प्रबंधन की आवश्यकता। देखिए, जल के विशाल भंडार और इसके नवीकरण योग्य गुणों के होते हुए भी ना ये सोचना मुश्किल है कि हमें जल जो है जल दुर्लभता का सामना करना पड़ सकता है। देखिए, जैसे ही हम जल की कमी की बात करते हैं तो हमें जो है तत्काल ही कम वर्षा वाले या सूखाग्रस्त क्षेत्र के इलाकों की बात ध्यान आती है। अब जैसे देखिए, इधर मेघालय, चेरापूंजी, पूर्वोत्तर राज्यों में तो वर्षा बहुत होती है, लेकिन आप पश्चिम की ओर आइए, राजस्थान के इलाके में नेग्लिजिबल वर्षा होती है या फिर बहुत कम वर्षा होती है। तो वहाँ पे पानी की उपलब्धता कम है, ठीक है, वहाँ सूखाग्रस्त इलाका ज़्यादा है। तो आप ये देखिए कि हमारे मानस पटल पर तुरंत राजस्थान के मरुस्थल और जल से भरे मटके संतुलित करती हुई और जल भरने का एक लंबा रास्ता तय करने वाले पनिहारियों के चित्र चित्रित हो जाते हैं, जो कि मैं अभी आपको दिखाऊंगी भी। और ये सच है कि वर्षा में ना वार्षिक और मौसमी परिवर्तन के कारण जल संसाधनों की उपलब्धता में
समय और स्थान के अनुसार विभिन्नता है। ठीक है, कहीं कहीं पर ज़्यादा जो है पीने योग्य पानी मिलता है, कहीं कहीं पर बहुत कम और कहीं कहीं पर बिल्कुल नहीं। ठीक है, लेकिन ये जो अधिकता है ना, जल की कमी, इसके अतिशोषण, बहुत ज़्यादा प्रयोग, ठीक है, और जो है समाज के विभिन्न वर्गों में जल की असमान वितरण के कारण होता है। जल का वितरण जो है हर क्षेत्र में अलग अलग है। ठीक है, एक समान नहीं है। अब ये देखिए, बात ये आती है कि क्या ये संभव है कि किसी क्षेत्र में प्रचुर मात्रा में जल संसाधन होने के बावजूद वहाँ जल की दुर्लभता हो? बिल्कुल पॉसिबल है। हम कई शहर के उदाहरण देख सकते हैं। अब देखिए, जल दुर्लभता जो है ना, बहुत ज़्यादा बढ़ती हुई अत्यधिक और जनसंख्या के कारण, ठीक है, जनसंख्या के कारण और उसके परिणाम स्वरूप जल की बढ़ती मांग, जाहिर सी बात है, जब जनसंख्या बढ़ेगी तो पानी की मांग भी बढ़ेगी, पानी की मांग बढ़ेगी तो जो है पानी का बहुत ज़्यादा यूज़ होगा, तो पानी की कमी तो होना लाजमी है, क्योंकि 1% ही पानी पीने के योग्य है और सब लोग जो है पीने योग्य पानी ही ढूंढेंगे, लवड़ीय जल को तो ढूंढेंगे नहीं। ठीक है, तो इसके कारण ना जल की बढ़ती मांग और उसके असमान वितरण का परिणाम हो सकता है। अब देखिए, जल जो है ना, अधिक जनसंख्या के लिए घरेलू उपयोग में ही नहीं, बल्कि इसे जो है अधिक अनाज उगाने के लिए भी होना चाहिए। आप सभी को पता है कि खेती के लिए जो है पानी की बहुत ज़्यादा आवश्यकता होती है, तो अनाज का उत्पादन बढ़ाने के लिए जल संसाधनों का अतिशोषण करके ही जो है सिंचित क्षेत्र बढ़ाया जा सकता है। ठीक है, अभी मैं आपको बताऊंगी कि किस प्रकार जो है आज हर घर में जो है बोर का यूज़ हो रहा है, तो किस प्रकार वो हानिकारक है, ये भी मैं आपको बताऊंगी। ठीक है, और जो है शुष्क ऋतु में, यानी कि शुष्क ऋतु में भी खेती की जा सकती है जब आप जो है अतिशोषण करेंगे वाटर का। तो सिंचित कृषि में ना जल का सबसे ज़्यादा उपयोग होता है और शुष्क कृषि तकनीकों और सूखा प्रतिरोधी फसलों में विकास द्वारा जो है अब कृषि क्षेत्र में क्रांति लाने की आवश्यकता है। अगर मैं आपको यहाँ फिगर आउट करवा पा रही हूँ तो ये देखिए, वाटर वाटर एवरीवेयर नॉट अ ड्रॉप टू ड्रिंक। यहाँ पे देखिए, पानी तो बहुत है लेकिन पीने के पानी का एक बूंद भी नहीं है। ठीक है, एक और आप देखिए, ये चित्र दिख रहा होगा, ये जो है कश्मीरी अर्थक्वेक सर्वायर जो है कैरीज वाटर इन द स्नो इन अ डिवेस्टेड विलेज। ठीक है, ये चीज़ देखिए, बर्फ़ है तो थोड़ी ना पी पाएंगे। अब यहाँ देखिए, कतार से लाइन में लगे औरतें। ठीक है, तो ये जो एक और इजराइल जैसे 25 सेंटीमीटर औसत वार्षिक जो है वर्षा वाले जो है देश में जल को कोई अभाव नहीं है, तो दूसरी ओर देखिए 114 सेंटीमीटर औसत वर्षा वाले क्षेत्र में जो है हमारे देश में प्रतिवर्ष किसी भाग में सूखा अवश्य पड़ता है। तो देश में ना जल की उपलब्धता और उसके स्वरूप के अनुसार समुचित जल प्रबंधन न होने के कारण ही वर्षा का जल जो है नदी नालों में तेजी से बहकर चला जाता है और समुद्री जल में चला गया तो यानी कि वो भी खारा हो गया। ठीक है, जिससे वर्षा के बाद लगभग 9 महीने देश के लिए पानी की कमी होती है। ठीक है, और ये ही मूल कारण है कि देश में जलीय अभाव के ना, जिसे हम उचित प्रबंधन के द्वारा ही नियंत्रित कर सकते हैं। ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। अच्छा, आपने जो है टेलीविज़न पे यानी कि टीवी में विज्ञापन देखा होगा कि बहुत से किसानों के जो है खेतों पर अपने निजी कुएं और जलकूप होते हैं, जिनसे जो है सिंचाई करके वे उत्पादन बढ़ा रहे हैं। लेकिन क्या कभी आपने सोचा है कि इसका परिणाम क्या हो सकता है? इसके कारण जो है भूमि का जो जल स्तर है ना, वो नीचे गिर सकता है। अब आज देखिए, हर घर में बोर हैं। ठीक है, तो वो जो है भौम जल स्तर का प्रयोग कर रहे हैं, जिससे क्या है कि भूमि के जल का जो स्तर है ना, वो बहुत नीचे चला जा रहा है। ठीक है, और लोगों के लिए ना जल की उपलब्धता में कमी हो सकती है और भोजन सुरक्षा जो है खतरे में पड़ सकती है। अगर मैं बात करूँ आफ्टर द इंडिपेंडेंस, स्वतंत्रता के बाद की, तो भारत में ना तेजी से इंडस्ट्रियलाइजेशन, औद्योगिकीकरण और शहरीकरण हुआ है, आप सभी को पता है। ठीक है, तो विकास के अवसर प्राप्त हुए हैं और आजकल ना हर जगह जो है मल्टीनेशनल कंपनियां, बहुराष्ट्रीय कंपनियां जो हैं बड़े औद्योगिक घरानों में जो है के रूप में फैली हुई हैं। उद्योगों की बढ़ती हुई संख्या के कारण ना अलवणीय जल जो है संसाधनों पर दबाव बढ़ रहा है। कैसे बढ़ रहा है? उद्योगों को अत्यधिक जल के अलावा जो है उसको चलाने के लिए ऊर्जा की भी आवश्यकता होती है। इसकी काफ़ी हद तक पूर्ति जो होती है ना, वो जल विद्युत से होती है। ठीक है, अगर मैं बात करूँ एट द प्रेजेंट टाइम की, तो प्रेजेंट टाइम में भारत में कुल विद्युत का लगभग 22% भाग जो है ना, वो जल विद्युत से प्राप्त होता है। और इसके अलावा शहरों की बढ़ती संख्या और जनसंख्या और शहरी जीवन शैली के कारण ना न केवल जल और ऊर्जा की आवश्यकता में बढ़ोतरी हुई है, बल्कि इनसे संबंधित समस्याएं और ज़्यादा गहराती जा रही हैं। ठीक है,
देखिए, यदि आप शहरी आवास समितियों और कॉलोनियों पर नज़र डालें तो आप क्या पाएंगे? आप देखिए देखेंगे कि उनके अंदर जल पूर्ति के लिए नलकूप स्थापित किए गए हैं। ठीक है, ये इसमें कोई आश्चर्य वाली बात नहीं है कि शहरों में जल संसाधनों के अतिशोषण हो रहा है और इनकी कमी होती जा रही है। ठीक है, तो हर इंसान को ये प्रयास करना चाहिए कि हमें जितना उपयोगी हो उतना ही जल उपयोग करें। ठीक है, आप ये सोचते होंगे कि पानी ही पानी तो है, क्या कमी होने वाली है, लेकिन नहीं, आप गलत फहमी में जी रहे हो। ठीक है, पानी जो है, पीने योग्य पानी मात्र 1% है। ठीक है, और पानी जो है वो आप सभी को पता है कि बर्फ़ के रूप में है, और पानी जो है समुद्री खारा जल है। खारा जल तो आप पी नहीं पाओगे। ठीक है, ये चीज़ है। तो जल की दुर्लभता को आपको समझना होगा। और अब तक ना हमने जो है जल दुर्लभता के मात्रात्मक पहलू की बात की है। अब आइए ऐसी स्थिति के बारे में बात करते हैं, विचार करते हैं जहां लोगों की आवश्यकता के लिए काफ़ी जल संसाधन है, लेकिन फिर भी इन क्षेत्रों में जो है जल की दुर्लभता है, यानी कि जल की पहुंच से ये दूर है। ठीक है, तो ये जो जल दुर्लभता है ना, ये जल की खराब गुणवत्ता के कारण हो सकती है। अब देखिए, अगर हम पिछले कुछ वर्षों की बात करें तो ये चिंता का विषय बनता जा रहा है कि लोगों की आवश्यकता के लिए ना प्रचुर मात्रा में जल उपलब्ध होने के बावजूद जो है ये घरेलू और औद्योगिक अपशिष्टों, रसायनों, कीटनाशकों और कृषि में प्रयुक्त उर्वरकों द्वारा प्रदूषित है और मानव उपयोग के लिए खतरनाक है। अगर मैं बात करूं भारत की नदियों के बारे में तो विशेषकर छोटी सरिता जहरीली धाराओं में परिवर्तित हो गई हैं, और बड़ी नदियों जैसे कि अगर मैं गंगा के बारे में बात करूं, यहाँ पे अगर गंगा जो है नदी के बारे में बात आ रही है तो मैं थोड़ा सा इसके बारे में डिटेल में आपको बताना चाहूँगी। गंगा नदी में ना होने वाला प्रदूषण जो है पिछले कई सालों से भारतीय सरकार और जनता के लिए एक चिंता का विषय बना हुआ है। इस नदी ने जो है ना उत्तर भारत की सभ्यता और संस्कृति की सबसे मजबूत आधार है। गंगा माँ के नाम से इसीलिए पुकारते हैं हम इन्हें। ठीक है, और कोई रीज़न नहीं है, ये हमारी आधार है, ये सभ्यता है, संस्कृति है। उत्तर भारत के लगभग सभी प्रमुख शहर और उद्योग जो है ना, करोड़ों लोगों की श्रद्धा की आधार गंगा और उसकी सहायक नदियों के किनारे हैं, और यही उसके लिए सबसे बड़ा अभिशाप साबित हो रही है। अब आपको मैं बताती हूँ कैसे अभिशाप साबित हो रही। मैं आपको सबसे पहले बताती हूँ प्रदूषण के कारण। देखिए, बात करेंगे ऋषिकेश से लेके कोलकाता तक ना गंगा के किनारे परमाणु बिजली घर से लेकर रासायनिक खाद तक कारखाने लगे हुए हैं। ठीक है, कानपुर आपसे जो है छूटा हुआ नहीं है। कानपुर के बारे में आप जानते हैं कि वहाँ का चमड़ा उद्योग जो है मशहूर है। यहाँ तक कि आते आते गंगा का पानी जो है ना इतना गंदा हो गया, इतना गंदा हो गया है कि उसमें डुबकी लगाना तो दूर, वहाँ पर खड़े होके आप सांस भी नहीं ले सकते हो। ठीक है, गंगा की दशा इतनी खराब कर दी है ना लोगों के लालच ने कि मैं क्या बताऊं। और इसीलिए गवर्नमेंट को लाना पड़ा है गंगा एक्शन प्लान। देखिए, अप्रैल 1994 में गंगा एक्शन प्लान की शुरुआत हुई और 20 सालों में मैं आपको बता दूं कि 1200 करोड़ रुपए मात्र सिर्फ और सिर्फ नदी का प्रदूषण हटाने में खर्च हुआ है। ठीक है, इस योजना के बदौलत ना गंगा के किनारे बसे शहरों और कारखानों में गंदे जहरीले पानी को साफ करने के लिए प्लांट लगाए गए हैं। ठीक है, और इनमें ना गंगा के पानी में थोड़ा सुधार जरूर हुआ है, लेकिन गंदगी गिरना बदस्तूर जारी है। ठीक है, अब मैं आपको अंत में यही समझा सकती हूँ कि ये जो गंगा एक्शन प्लान है ना, ये असफल हो गया है। क्यों असफल हो गया है? क्योंकि जनता अवेयर ही नहीं है, ये सोचती नहीं है कि ये नदी जो है ये आधार है। ठीक है, आप समझ लीजिए कि उत्तर प्रदेश के लगभग जो है सभी जिलों से होकर ये जाती है, और आप ये सोचो कि अगर ये नदी को प्रदूषित कर दिया जाएगा तो क्या होगा। ठीक है, ये चीज़ मैं आपको बताने को प्रयास कर रही हूँ। अब देखिए, बढ़ती जनसंख्या, कृषि, आधुनिकीकरण, नगरीकरण, औद्योगिकीकरण का ना भारत की नदियों पर बहुत ज़्यादा दुष्प्रभाव पड़ा है। ठीक है, और हर दिन गहराता ही जा रहा है ये मामला, और इससे संपूर्ण जीवन खतरे में है। ये रिपोर्ट है, देखिए, द सिटीजन्स 5th रिपोर्ट CSI 1999 की। ठीक है, अच्छा, एट द प्रेजेंट टाइम का मैं जो गंगा का प्लान भी बता देती हूँ आपको। नमामि गंगे जब से जो है हमारे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है प्रधानमंत्री बने हैं, तो नरेंद्र मोदी जी ने गंगा नदी में प्रदूषण पर नियंत्रण करने और जो है उसकी सफाई अभियान चलाया है। इसके बाद उन्होंने जुलाई 2014, ध्यान रखेंगे ये मैं करंट डेटा आपको बता रही हूँ, जुलाई 2014 में भारत के जो है आम बजट में, ध्यान रखेंगे, भारत के आम बजट में नमामि गंगे नाम का एक परियोजना आरंभ किया है, और इसी परियोजना के हिस्से के रूप में जो है भारत सरकार ने गंगा के किनारे 47 औद्योगिक इकाई जो है बंद करने के आदेश दिए हैं। ये चीज़ है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं।
अब देखिए, अब आपने ये अनुभव कर लिया होगा कि समय की मांग है कि हम अपने जल संसाधनों का संरक्षण करें और प्रबंधन करें। तो स्वयं को स्वास्थ्य संबंधी खतरों से, आप सभी को पता है कि जल अगर गंदा होगा, जल यदि गंदा होगा तो क्या होगा, उससे अनेक बीमारियां जो है उपजेंगी। कौन कौन सी बीमारियां हो गई, डायरिया, हैजा, ये सब किससे होता है, ये सब गंदे पानी से ही तो होता है। तो जो है स्वयं को स्वास्थ्य संबंधी खतरों से बचाए रखने, खाद्य सुरक्षा, ठीक है, अपनी आजीविका और उत्पादन क्रियाओं की निरंतरता को, यानी कि जो हमेशा के लिए बनी रहे, सुनिश्चित करें और हमारे प्राकृतिक परितंत्र को निम्नीकृत यानी कि डिग्रेडेशन होने से बचाएं। तो जल संसाधनों के ना अतिशोषण से और कुप्रबंधन से जो है इन संसाधनों का ह्रास हो सकता है और पारिस्थितिकी संकट की समस्या पैदा हो सकती है, जिसका हमारे जीवन पर गंभीर प्रभाव हो सकता है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखने की बात है। अब आइए बात करते हैं बहुउद्देशीय नदी परियोजनाएं और समन्वित जल संसाधन प्रबंधन, यानी कि हम जो है जल के संरक्षण और उसका प्रबंधन कैसे करें, उसका मैनेजमेंट कैसे करें, जिससे जो है जो पीने वाला पानी है यानी कि अलवणीय जल है उसका बचाव हो सके। इसके बारे में अब हम बात करेंगे। देखिए, पुरातत्व वैज्ञानिक और ऐतिहासिक अभिलेख दस्तावेज जो रिकॉर्ड है वो बताते हैं कि हमने जो है ना प्राचीन काल से ही सिंचाई के लिए पत्थरों और मलबे से बांध, जलाशय और झीलों के तटबंध और नहरों जैसी उत्कृष्ट जलीय कृतियां बनाई हैं। अब देखिए, इसमें से ना कोई आश्चर्य नहीं है कि हमने जो है ये परिपाटी आधुनिक भारत में भी जारी रखी है। अधिकतर नदियों के बेसिनों में बांध बनाए गए हैं। आप सभी को पता है कि कई जगह जो है बांध बनाए जाने से विवाद की स्थिति भी उत्पन्न होती है। ठीक है, आगे हम ये भी देखेंगे। तो देखिए, बात कर लेते हैं प्राचीन भारत में जलीय कृतियां। देखिए, ईसा से 1 शताब्दी पहले इलाहाबाद के नज़दीक श्रृंगवरा, ध्यान रखेंगे, श्रृंगवरा में गंगा नदी की बाढ़ से जल को संरक्षित करने के लिए एक उत्कृष्ट जल संग्रहण तंत्र बनाया गया था। ये मैं प्राचीन काल की बात कर रही हूँ। ठीक है, अगर मैं मौर्य काल की बात बताऊं तो चंद्रगुप्त मौर्य के समय जो है बृहत स्तर पर बांध, झील और सिंचाई तंत्रों का निर्माण करवाया गया। कलिंग जो कि उड़ीसा में है, नागार्जुन कोंडा आंध्र प्रदेश, बेन्नूर कर्नाटक, कोल्हापुर महाराष्ट्र के उत्कृष्ट सिंचाई तंत्र होने के सबूत मिलते हैं। ठीक है, अपने समय की सबसे बड़ी कृत्रिम झीलों में से एक भोपाल झील जो है, आप सभी जब भोपाल जाओगे ना तो आप जो है चारों ओर झील के घूमोगे। बहुत बड़ी झील है और बहुत ट्रिमेंडस दिखती है, बहुत सुंदर। ठीक है, 11वीं सदी में ये बनाई गई थी। ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखना है। 14वीं शताब्दी में इल्तुतमिश ने, ध्यान रखेंगे, 14वीं शताब्दी में इल्तुतमिश ने दिल्ली में सीरी फोर्ट क्षेत्र में जल की सप्लाई के लिए हौज ए खास, ध्यान रखेंगे, एक विशिष्ट तालाब बनवाया था। ये देखिए, ये मैं आपको दिखा पा रही हूँ अगर, तो ये है हीराकुंड बांध। तो ये बांध के द्वारा जो है ना जल को रोका जाता है। अब आइए थोड़ा सा डिटेल वे में स्टडी करते हैं बांध के बारे में। अब आइए देखिए, ये क्वेश्चन आ ही गया, बांध क्या है और वे हमें जल संरक्षण और प्रबंधन में कैसे सहायक हैं। देखिए, बांध जो है ना, जैसे देखिए ये नदियों का पानी जा रहा है, ठीक है, ये जा रहा है, हाँ, हमने यहाँ पे बना दिया बांध, तो नदी का रास्ता क्या हुआ, ऐसे मुड़ जाएगा। ठीक है, मुड़ जाएगा। तो क्या है, बांध एक अवरोध है जो क्या करता है, जल को बहने से रोकता है और एक जलाशय बनाने में मदद करता है। इससे क्या होता है, इससे बाढ़ तो रुकती ही है और जमा किया गया जल जो है, जल विद्युत, पेयजल की आपूर्ति, नौवहन, इन सब में सहायक होती है। ठीक है, समझ गए आप लोग क्या होता है बांध। ठीक है, अब देखिए, परंपरागत बांध जो है ना, बांध नदियाँ वर्षा जल को इकट्ठा करके बाद में उसे जो है खेतों की सिंचाई के लिए उपलब्ध करवाते थे। और आजकल क्या है, आजकल बांध सिर्फ सिंचाई के लिए नहीं बनाए जाते, बल्कि उनका उद्देश्य जो है विद्युत उत्पादन, घरेलू और औद्योगिक उपयोग, जल की आपूर्ति, बाढ़ के नियंत्रण, मनोरंजन, आंतरिक नौचालन, ठीक है, मछली पालन में भी होता है। और इसलिए ना बांधों को बहुउद्देशीय परियोजनाएं भी कहा जाता है। अब देखिए, जहाँ जो है एकत्रित जल एकत्रित कर लिया जाता है कि अनेकों उपयोग समन्वित होते हैं। ठीक है, उदाहरण के तौर पर अगर हम बात करें सतलुज ब्यास बेसिन के बारे में, तो सतलुज ब्यास बेसिन में जो है भाखड़ा नागल परियोजना, यानी कि भाखड़ा नागल बहुउद्देशीय परियोजना जल विद्युत परियोजना है और सिंचाई दोनों में काम आती है। यहाँ पे विद्युत उत्पादन भी होता है और सिंचाई के भी काम आता है ये पानी। तो किस किस जो है कौन सी बेसिन में बना है भाखड़ा नागल परियोजना, सतलुज ब्यास बेसिन में।
और इसी प्रकार महानदी बेसिन में क्या है, हीराकुंड परियोजना जो है जल संरक्षण और बाढ़ नियंत्रण के समन्वय से बनी है। अब देखिए मैं आपको अगले पार्ट में ना मैप के थ्रू बताऊंगी कि कहाँ कहाँ कौन कौन सी परियोजना है, ठीक है। इससे आपको इजीली याद होगा, क्योंकि एग्जाम में पूछा जाता है कि हीराकुंड परियोजना कौन सी नदी में बना है, भाखड़ा नागल परियोजना जो है कौन सी नदी में बांध बना हुआ है, ठीक है। तो ये चीज़ आपको ध्यान रहनी चाहिए। यहाँ थोड़ी सी डिटेलिंग दी हुई है बांध के बारे में, इसको हम देख लेते हैं। बांध बहते जल को रोकने, दिशा देने, बहाव कम करने के लिए खड़ी की गई बाधा है, ठीक है। क्या है, बाधा है, जो आमतौर पर जलाशय, झील अथवा जो है जल भरण बनाती है, ठीक है। बांध का सीधा सीधा अर्थ ये है जलाशय से लिया जाता है, ना कि जो है इसके ढांचे से। बांध का अर्थ जो है ना जलाशय से लेते हैं, ना कि इसके ढांचे से। जो मैंने कहा ना कि रोकने के लिए जो भी बिल्डिंग वगैरह बनाई जाती है उससे नहीं, जलाशय से तात्पर्य है, ठीक है। और जो है अधिकतर बांधों में ना एक ढलवा हिस्सा होता है जिसके ऊपर से या फिर कह लीजिए अंदर से जल रुक रुक कर या फिर लगातार बहता है। तो बांध का वर्गीकरण ना उसकी संरचना और उद्देश्य या फिर कह लीजिए ऊंचाई के अनुसार किया जाता है। संरचना और उसमें प्रयुक्त पदार्थों के आधार पर बांधों को लकड़ी के बांध, तटबंध बांध, पक्का बांध के अलावा कई उपवर्गों में बांटा जा सकता है। ऊंचाई के अनुसार बांधों को बड़े बांध और मुख्य बांध या फिर नीचे बांध, मध्यम बांध और उच्च बांध में वर्गीकृत किया जा सकता है। तो चलिए बहुउद्देशीय परियोजनाओं को जो है हम डिटेल वे में अगले पार्ट में देखेंगे। यहीं समाप्त करती हूँ मैं इस वीडियो को। और जो है मेरा चैनल अगर आपको अच्छा लगे, चैनल के वीडियोस अच्छे लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को शेयर कर दिया करिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए करिए गाइज प्लीज़, ठीक है। थैंक यू वेरी मच।